तो जिस इंटरव्यू का सबको इंतज़ार था इतना बेसब्री से, उसका कल पहला पार्ट आ चुका है। और उस पार्ट में रोनाल्डो ने बहुत सारी बातें की हैं। सर एलेक्स के बारे में बोला है, सिटी का जो उनका ट्रांसफ़र होने वाला था जो कि नहीं हुआ, फिर वो यूनाइटेड आ गए, उसके बारे में बात की है। यंगस्टर्स के बारे में बात की है, रैल्फ रैनिक के बारे में बात की है, रूनी और गैरी नेवल के बारे में बात की है। तो उस पर हम थोड़ा थोड़ा आज इस वीडियो में बात करेंगे और मैं फिर अपने ओपिनियन दूंगा कि भाई मैं उस बारे में क्या सोचता हूँ। तो सबसे पहले तो जो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी पियर्स मॉर्गन और रोनाल्डो की, वो मैन सिटी वाले ट्रांसफ़र से ही हुई थी। एंड रोनाल्डो का ये कहना था कि यस ऑफ़र आया था मैन सिटी से, पेप वॉज कंसिडरिंग हिम। और उसके बाद फिर रोनाल्डो की बात हुई सर एलेक्स से। तो सर एलेक्स ने बोला कि यू यू नो बीइंग अ यूनाइटेड लेजेंड यू कांट गो टू मैनचेस्टर सिटी। तो रोनाल्डो ने बिल्कुल ही सर एलेक्स की हमेशा जो बात मानी है, एक बार फिर उन्होंने सर एलेक्स की बात मानकर यूनाइटेड आने का फ़ैसला किया। और जब उन्होंने ये भी बोला, जब वो यूनाइटेड आए तो जो मूड था वो बहुत ही पॉजिटिव था, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो क्लब के अराउंड हो। और जितने लोगों ने उनको ग्रीट किया, जितने लोगों ने उनको बेसिकली अच्छे से रिसीव किया, पहला गेम उनका जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे था वो बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि 13 साल के बाद वो 12 साल के बाद वो वापस आए थे। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि जब मैं वापस आया तब मुझे लगा कि ये क्लब जो है वो ये टाइम में पीछे ही छूट गया है, ये बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं सही बताऊं तो उसमें कुछ गलत है भी नहीं, क्योंकि यूनाइटेड का अगर प्रोग्रेस ग्राफ देखोगे आप, तो ग्लेजर्स के आने के बाद इन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्लब रीडेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ बदला नहीं है। हम जब क्लिफ से आपके कैरिंगटन में मूव किए थे, तब से लेके आज तक कैरिंगटन पे कोई भी दोबारा री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। और जिम वगैरह में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, आपकी विमेंस टीम के लिए जिम नहीं थी, आपके एकेडमी ग्रेजुएट्स के पास ट्रेनिंग करने के लिए टर्फ नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोनाल्डो ने बोली हैं। और उससे अगर कोई यूनाइटेड फ़ैन ये कह रहा है कि रोनाल्डो हैज़ हार्म्ड द इमेज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक्चुअली ही जस्ट गेव अस द रियलिटी चेक, जो अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारा क्लब इतना पीछे है। आई थिंक अगर कोई भी कल के इंटरव्यू के बाद रोनाल्डो को ये बोलेगा कि जो उसने क्लब के बारे में पोल खोली है वो उसे नहीं खोलनी चाहिए थी, आई थिंक यार मैं और आप और बाकी सारे लोग यही तो चाहते थे इतने साल से कि कोई आखिरकार एक प्लेयर निकल कर आए और वो एक्सपोज करे इन इन ग्लेजर्स को, जो कि हमारा पैसा जो क्लब का है वो अपने डिविडेंड के तौर पर लेते जाते हैं, लेकिन क्लब में अभी तक उन्होंने एक पेनी भी इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद रोनाल्डो ने अपने जो सबसे टफ पीरियड था अपने करियर का, व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो उसके बारे में बात की, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक हफ्ते तक अपने बच्चों को इस बारे में नहीं बताया था, एक्सेप्ट फॉर क्रिस्टियानो जूनियर। तो उस फेज़ में आकर भी 5 दिन के बाद रोनाल्डो ने मैच खेला था। ही थैंक्ड ऑल द लिवरपूल फैंस एंड स्पेशली ऑल द इंग्लिश फैंस, जिन्होंने उस टफ टाइम पीरियड में इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर क्लब दे वर सपोर्टिंग, उन्होंने रोनाल्डो के लिए कंडोलेंसेस दी। अपनी क्वीन की तरफ से उनको लेटर आया जिसमें उन्होंने भी कंडोलेंस दी अपनी। तो उन्होंने यही बोला है कि आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड द इंग्लिश फ़ैन कल्चर, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड द इंग्लिश ट्रेडिशन। और जो सबसे टफ पीरियड था उनकी लाइफ का, उसमें भी इंग्लिश फैंस ने बहुत उनकी एक तरीके से करेज जो थी वो रेज़ की है। और उसके बाद जो उन्होंने कुछ जो तीखे शब्द यूज़ किए रेल्फ रैनिक के, देखो अब स्निपेट्स वाला जो पार्ट था रेल्फ रैनिक के बारे में, वो सिर्फ वहाँ से था जब रोनाल्डो रेल्फ रैनिक के बारे में बोल रहे थे। बट एक्चुअल में अगर आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा तो पियर्स मॉर्गन ने उनसे पूछा था कि जब रेल्फ रैनिक को अपॉइंट किया गया तो वर यू शॉक्ड के जो मैनेजर पिछले 4-5 साल से टीम को कोच नहीं कर रहे हैं और वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की तरह वर्क कर रहे हैं, वो यूनाइटेड के इंटरिम मैनेजर के तौर पर लाए गए हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर था टीम के अंदर एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन। तो रोनाल्डो ने जो बोला है उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता बेसिकली, कि एक मैनेजर जो कि पिछले 5-6 साल से मैनेज नहीं कर रहे हैं टीम, बीच बीच में उन्होंने स्पेल जो 2010 के बाद के स्पेल है उसमें उन्होंने सिर्फ एक या दो बारी एक साल के लिए बीच में कोच किया, फिर 2 साल का गैप है क्योंकि वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की तरह वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि आप यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब वो चॉइस ऑफ वर्ड जो रोनाल्डो की है वो बेहतर हो सकती थी, वो कुछ किसी और तरीके से इस चीज़ को मोल्ड करके बोल सकते थे। बट हैविंग सेड दैट,
इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। पहली बात तो हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि जो इंटरव्यू हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है। तो बहुत सारे चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप बोलना कुछ चाहते हो लेकिन आप बोलते कुछ हो, क्योंकि आपको उतने ही उस टाइम पे शब्द याद आ रहे हैं। तो वो चीज़ एक है जो कि रोनाल्डो को मेरे हिसाब से थोड़ी सी सोच समझ के करनी चाहिए थी। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि रेल्फ रेनिक ने कुछ उखाड़ा नहीं है। रेल्फ रेनिक ने रेडबुल क्लब को खड़ा किया है, रेल्फ रेनिक ने शाल्के को खड़ा किया था, रेल्फ रेनिक ने उससे पहले और भी वर्ल्ड बहुत सारे क्लब्स हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, उनको रेलेवेंट बनाया जर्मन लीग में। एंड उनकी फ़िलॉसफी के अराउंड ही आपके यर्गन क्लॉप और आपके थॉमस टूकल वगैरह ग्रूम हुए हैं। तो वो चीज़ है कि आप पूरी तरीके से उनके जो करियर की कहानी रही आप उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। तो वो एक पॉइंट गलत था, बट उसके लिए मैं पूरी तरीके से ब्लेम भी नहीं करूँगा रोनाल्डो को, क्योंकि बात वही है कि अगर यही इंटरव्यू अगर पोर्चुगीज़ में हुआ होता शायद चॉइस ऑफ वर्ड्स कुछ और होती। उसके बाद भाई जब पूछा गया कि यंगस्टर्स के बारे में, आई थिंक पूरे इंटरव्यू की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन थी ना वो थी यंगस्टर्स के रिगार्डिंग। और मैं उस बात से 1% एग्री करता हूँ। उसका प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने है ग्रीनवुड। मेसन ग्रीनवुड इतने टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन आप देखो कि उनका करियर कितना प्रीमेच्योरली एंड हो चुका है। नाउ देयर इज़ नो होप फॉर हिम कि वो वापस आ भी पाएंगे, क्योंकि अगर उनके जो चार्जेस लगाए गए हैं वो साबित हो गए तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके करियर के लिए तो ख़राब है ही है, बट क्लब की इमेज के लिए भी कितना ख़राब है। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि मेरे टाइम के या मेरे से पहले टाइम के जो प्लेयर्स थे उनके करियर इतने लॉन्गर इसलिए रहे क्योंकि वो अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड थे। उन्हें आउटर वर्ल्ड से या फिर उन्हें ये जो हिंड्रेंस वाली चीज़ें होती हैं जैसे सोशल मीडिया और ये नाइट लाइफ जो है आपकी, ये थोड़ी सी दरकिनार करनी पड़ती है, ये थोड़ी साइड में रखनी पड़ती है, और उसका आपको इम्पैक्ट दिख रहा है क्लब के ऊपर। अगर आप बाकी क्लब में देखोगे तो इसी साल ओबामयांग को आर्टेटा ने कहा कि नहीं, यू आर नो लॉन्गर नीडेड एट द क्लब, क्योंकि उससे यंगस्टर्स के ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा है। क्योंकि आप क्लब के कैप्टन हो और अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर यंगर जनरेशन जो आ रही है अकेडमी से निकल के या फिर जिनको हमने साइन किया है उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। कि अगर कैप्टन इस सब चीज़ से निकल सकता है, वो करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले जाएगा, तो हम भी कर सकते हैं। और हमारे साथ तो एज फैक्टर भी, क्योंकि हम उस एज ग्रुप के हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ये आज के यंगस्टर्स जो हैं ये एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं बातें, और उसमें कोई भी गलत बात उसमें नहीं बोली गई है। उसके पीछे का मेन रीज़न ये है, पिछले 7 साल से आप मार्शल को देख रहे हो, आप रैशफोर्ड को देख रहे हो, आपने ग्रीनवुड को देखा, अभी उसके बाद आपने और बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं, सिर्फ मेरे क्लब में नहीं, अलग अलग क्लब में, एंड दे आर नॉट फोकस्ड। उनका अर्ली ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाती है। और बहुत सारे कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्री मेच्योरली अपना करियर एंड करके बैठे हुए हैं। किसी ने 30 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, या किसी ने 28 साल की उम्र में फुटबॉल छोड़ दी क्योंकि दे वर नॉट फोकस्ड इनफ। और ये तो वो चीज़ें हैं। मेसी के लिए भी उन्होंने बोला कि मेरे बेसिकली अगर मैं अपने एज ग्रुप की बात करूं या फिर मैं अपने टाइम पीरियड की बात करूं तो मेरे टाइम पीरियड में कितने ऐसे ग्रेट प्लेयर रहे हैं जिसमें आप देखते हो कि कितना प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है, कितना अपने करियर को लेके फोकस होना ज़रूरी है। तो वो सारी बातें बिल्कुल ठीक बोली हैं। एंड क्लब के पिछड़ने की मेन वजह ये है कि क्लब ने एकेडमी ग्रेजुएट्स को अच्छे से ग्रूम नहीं किया है। क्लास ऑफ 92 के बाद हमने कोई भी ऐसी प्रॉपर 4-5 प्लेयर्स की टुकड़ी आती नहीं देखी एकेडमी से जो हमारे लिए एक चैम्पियन मेंटालिटी वाला काम करे, एक अपलिफ्ट जो क्लब को चाहिए है वो काम करे। और उसमें रोनाल्डो ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। पीएस मॉर्गन ने बोला भी कि आप जैसे प्लेयर अगर क्लब में आ रहे हैं खेलने के लिए तो आपके अराउंड तो यंगस्टर्स को घूमते रहना चाहिए आपसे सीखने के लिए। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, आज के टाइम पीरियड में ये ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर कोई भी, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि रोनाल्डो को अगर क्रिटिसिज्म मिल रही है तो रोनाल्डो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं क्रिटिसिज्म मिलने पे। इट्स जस्ट दैट कि रोनाल्डो है तो इसलिए आप उसका नाम बार बार हाईलाइट कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है उसका नाम यूज़ करके आपको क्लाउड मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मार्शल की भी बात करूँ, या फिर अगर मैं रैशफोर्ड की बात करूँ, या फिर अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूँ अपने क्लब में, मैं दूसरे क्लब पे नहीं जाऊँगा, तो कितने ज़्यादा वो इनटॉलरेबल हैं क्रिटिसिज्म को लेकर। तो वो ह्यूमन नेचर है,
उस पर ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते हम, लेकिन हाँ यूनाइटेड की जो करंट स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती जब तक आपके अपर कमिटी में बैठे लोगों का जो अप्रोच है वो चेंज नहीं होगा। जकूज़ी की बात की है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की बात की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा उन्होंने गैरी नेवल और रूनी के बारे में बोला। आई थिंक वहाँ थोड़ा सा, जैसे रैल्फ रेनिक के केस में आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स सही से यूज़ करने चाहिए थे। आई थिंक हर प्लेयर क्रिटिक्स झेलता है, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने क्रिटिक्स नहीं झेले हो। और कभी कभी उनके फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं जब वो पंडित बन जाते हैं तब उनको क्रिटिसिज्म उनके एंड पर भी मिलती है, और ऐसे बहुत बार हुआ है। यूनाइटेड पहली टीम ऐसी नहीं है जहां ये सब हो रहा हो, लेकिन हाँ हमारे लेजेंड्स कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप रूनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप गैरी नेवल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो फिर आपको रॉय कीन के जो स्टेटमेंट्स थे उनको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। आप लोग चैट में बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है, बिकॉज फिर वो वाली बात हो गई कि एनी वन हु स्पीकिंग गुड अबाउट यू, दीज आर दी ओनली पीपल दैट यू वॉन्ट टू लिसन टू। बट आई थिंक लाइफ में क्रिटिक्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है, और रूनी हैज़ नेवर बीन डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रोनाल्डो, एंड पीएस मॉर्गन ने इस अपॉर्चुनिटी का, एंड मैं इसमें रोनाल्डो को ब्लेम भी नहीं करता उतना जितना मैं पीएस मॉर्गन को करता हूँ, बिकॉज पीएस मॉर्गन ने सवाल करने का जो तरीका था वो रखा ही इस तरीके से कि जो एक्चुअल में वो चाहते थे, जिस तरीके की वो मसाला वाली न्यूज़ चाहते थे वो रोनाल्डो उनको देते इवेंचुअली। क्योंकि अगर आप देखो तो जब उन्होंने बोला कि पीएस मॉर्गन ने उनसे ये कहलवाया कि एंड यू आर गुड लुकिंग एज वेल, तो वो सारे शब्द जो रोनाल्डो ने बोले हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पीएस मॉर्गन उनसे निकलवाना चाह रहे थे। बट एट द सेम टाइम रोनाल्डो इज़ नॉट अ किड, रोनाल्डो इज़ 37 ईयर ओल्ड, सून टू बी 38। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। बट उस पूरे इंटरव्यू में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जहाँ पर मैं रोनाल्डो को ये बोलूँ कि नहीं आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सर्टेन जो पॉइंट्स थे वो उनको कहने का तरीका कुछ और हो सकता था, बट जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट दिया है उन्होंने बेसिकली रूनी के रिगार्डिंग, आई थिंक वो अवॉइड किया जा सकता था। क्योंकि रूनी इज़ नॉट अ पंडित, रूनी इज़ मैनेजिंग अ क्लब, एंड रूनी ने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। और रूनी उतना आगे इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने हमेशा, क्योंकि ही स्टार्टेड एज हिज करियर एज अ नंबर 9, उसके बाद उन्होंने लेफ्ट विंग पे शिफ्ट किया अपने आप को जब रोनाल्डो वाज ऑपरेटिंग थ्रू द सेंटर, फिर बर्बाटॉव आए तब उन्होंने अपने आप को वाइड शिफ्ट किया, फिर वैन पर्सी आए तब उन्होंने अपना गेम सेक्रीफाइस किया, एंड ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर। ही वॉज नेवर अ प्लेयर जो कि टीम को ऊपर ना रखे, अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ऊपर रखे। और आई थिंक जब एक प्लेयर इतना कर रहा है क्लब के लिए तो फिर उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे लिए रोनाल्डो और रूनी बोथ आर माई आइडल्स, और उस केस में फिर मुझे साइड चूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा। बट एट द सेम टाइम रोनाल्डो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जो कि उन्होंने किया है। ऑल्सो उसके अलावा उन्होंने एक एक चीज़ जो बोली है क्लब के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, इवन जो उन्होंने ओले गनर सोल्शायर के बारे में बोला कि सोल्शायर को उन्होंने जब सैक किया तो ओले नीडेड मोर टाइम। बट आपको याद है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही थी उसमें ये कह रहे थे रोनाल्डो वांटेड ओले गनर सोल्शायर टू गेट द सैक। एंड आई थिंक ये ना बहुत हद तक पर्सपेक्टिव चेंज भी करता है कि आप जो मीडिया नैरेटिव सुनते हो वो कितना अलग होता है जो आपका एक्चुअल में चीज़ें हो रही होती हैं पर्दे के पीछे। क्योंकि मीडिया आपको वो दिखाती है जहाँ से क्लाउड जनरेट हो, जहाँ से एक आउटरेज जनरेट हो, और एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं। तो वो एक पार्ट है जो कि मैं समझता हूँ कि इग्नोर किया जा सकता था क्लब के एंड पे, एंड रोनाल्डो ने भी वही बोला है। और उसके बाद रैल्फ रैनिक वाला पॉइंट जो है वो कुछ हद तक सही भी है कि आप एक ऐसे मैनेजर को लेकर आए जिसने 4 साल से कोचिंग नहीं की थी, ही वॉज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, और फिर ये भी सोचो कि रैल्फ रैनिक को आपने कंसल्टेंसी रोल में अपॉइंट किया था, फिर उसके बाद उस सीज़न के बाद आपने उनको सेक भी कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बिल्कुल मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ रोनाल्डो से। बट एट द सेम टाइम चॉइस ऑफ वर्ड्स कुड हैव बीन डिफरेंट। आज सेकेंड आएगा पार्ट इस इंटरव्यू का तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला है एक्चुअली आपके एरिक टेन हैग के बारे में और क्या किसी प्लेयर के बारे में और बोला है, तो वो चीज़ देखने वाली है। बाकी यंगस्टर्स के ऊपर जो कमेंट दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या रिएक्शन था कल का इंटरव्यू देखने के बाद, और आपके हिसाब से जो चीज़ें रोनाल्डो ने बोली हैं इससे यूनाइटेड को हेल्प मिलने वाली है या फिर ग्लेजर्स इसके बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं करने वाले। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC। वी आर ऑन आवर वे टू कंप्लीट 38K
एंड विद दैट आई टेक योर लीव। मिलते हैं शाम में लाइव स्ट्रीम पे एंड वहाँ बैठकर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे।